वेलकम दोस्तों, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मैं आशा करता हूं जो इस चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे 23 नवंबर को रिलीज हुई है वो लेके आया हूं। इस सीरीज का नाम वेडनेसडे है और ये स्टोरी एक 15 साल की बच्ची की है जिसके पास कुछ साइकिक पावर्स हैं जिसके थ्रू ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकती है, लेकिन इसके लिए इसको उस व्यक्ति को छूना पड़ेगा। इसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा है, इसको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसके दोस्त भी नहीं है। ये एडम फैमिली से बिलोंग करती है और इसका पूरा नाम वेडनेसडे फ्राइडे एडम्स है। ये कैरेक्टर अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर है और तकरीबन 90 सालों से इसके ऊपर बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं और एक ये नया सीरीज आया है। तो ये सीरीज काफी हॉरर, कॉमेडी और मिस्टीरियस होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप अंत तक इस सीरीज के साथ बने रहेंगे। एपिसोड 1 के शुरुआत में हम लोग वेडनेसडे को देखते हैं जो नैन्सी रीगन हाई स्कूल के बाहर खड़ी है। वो अंदर जाती है और लोग उसे घूरते रहते हैं क्योंकि इसने पूरे ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं। इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। वो जैसे ही अपने लॉकर के पास पहुंचती है और लॉकर को खोलती है, उसमें उसका भाई बंधा पड़ा था। वो अपने भाई के रस्सियों को खोल के उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। उसका भाई बोलता है मुझे नहीं पता। तो वो उसके हाथों को पकड़ती है तो वो उन सबके चेहरे देख लेती है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ दिनों से उसके पास ये पावर जनरेट हुई थी कि वो किसी भी चीज को छू के उसके थोड़ी देर बाद होने वाले फ्यूचर या थोड़ी देर पहले हुए पास्ट को देख सकती थी। अब ये जानने के बाद वो भला कैसे चुप रह सकती थी। वो पिराना हाथ में उठाती है और सीधे पहुंच जाती है उन लड़कों के पास जो स्विमिंग कर रहे थे और वो पिराना स्विमिंग पूल में डाल देती है। अब पिराना दौड़ते हुए जाती हैं और उन लड़कों के क्या क्या काट लेती हैं यहाँ बता नहीं सकते। इसके बाद हमें पूरी एडम्स फैमिली दिखाई जाती है जो कार से कहीं जा रहे थे, जिनमें बैक सीट पे वेडनेसडे के मम्मी और पापा जिनका नाम मोर्टिसिया एवं गोमेज एडम्स है। बातों बातों में हमें पता चलता है वो लोग उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करा रहे हैं जहाँ पे इस तरह के पावर वाले या अजीब से लोग पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल का नाम नेवरमोर है और उसके बारे में लोगों के अंदर अलग अलग भ्रांतियां हैं और वेडनेसडे के मम्मी पापा भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा था। वो नेवरमोर स्कूल के रास्ते के पास उतर जाता है तो वो टैक्सी ड्राइवर उससे पूछती है कि तुम इस नेवरमोर स्कूल के रास्ते से क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है इसमें गलत क्या है और वो बताता है कि मैंने पहले भी इस तरह के लोगों के साथ काम किया है। मेरा पहला जो ट्रेनर था वो एक वेयरवुल्फ था। और इतना कह के वो जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़के को दिखाते हैं वो बैठ के सुस्ता रहा था, तभी उस पे किसी क्रिएचर का हमला होता है और वो मारा जाता है। इधर पूरी एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल पहुंच जाती है और वहां के प्रिंसिपल लेरिसा से मिलते हैं, जहां पे लेरिसा बताती है कि वैसे तो मिड टर्म में हम किसी का एडमिशन नहीं लेते, लेकिन इसका एडमिशन यहाँ पे हो गया है। जिसे सुन के वेडनेसडे का चेहरा उतर जाता है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि आज तक किसी स्कूल में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई है और यहाँ भी ऐसा ही होगा। इस पे लेरिसा एडम्स फैमिली को लेके वेडनेसडे के डॉर्मी में जाती हैं जहाँ पे उसका रूम दिखाया जाता है। वहाँ वेडनेसडे अपनी रूममेट से मिलती है जिसका नाम एनीड था। वो एक वेयरवुल्फ थी। एनीड उसे देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वेडनेसडे तो बिल्कुल नकचिड़ी सी लड़की थी, वो उसे हग तक नहीं करती। अब वो कमरा काफी कलरफुल था तो वहाँ मोर्टिसिया बताती है कि वेडनेसडे को रंगों से एलर्जी है। इस पे लेरिसा एनीड को कहती है कि जाओ और वेडनेसडे को इस स्कूल को दिखाओ। एनीड वेडनेसडे को लेके बाहर निकलती है और वो इसे स्कूल के बारे में बताना शुरू करती है कि स्कूल 1791 में खोला गया था और इसमें वो सारे बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की ताकत है और जिसे साधारण मनुष्य अपना नहीं सकते। तो इसमें वेडनेसडे कहती है कि वो ज्यादा दिन इस स्कूल में टिकने वाली नहीं है और वो अपने माँ जैसा नहीं बनना चाहती। तभी एक लड़का उनसे मिलता है और वो एनीड को कहता है कि तुम्हारी नई रूममेट वो लोगों को मार देती है। इस पे वेडनेसडे कहती है कि मैं लोगों को मारती नहीं हूँ, उसे मार के खा जाती हूँ। जिससे सुनकर वो लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है। अब एनीड उसे इस स्कूल के 4 ग्रुप वाले बच्चों के बारे में बताती है। पहला ग्रुप द फैंग्स जिसमें सारे वैम्पायर्स रहते हैं, दूसरा द फर्स जिसमें वेयरवुल्फ्स रहते हैं, तीसरा स्टोनर स्टोन में चेंज हो जाते हैं, चौथे स्केल्स इत्यादि हैं। अब एडम फैमिली वेडनेसडे को छोड़ के जाने वाली होती है, तब उसकी माँ वेडनेसडे को कुछ समझाने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे कोई ऐसी हरकत मत करना और यहाँ से भागने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। जिसमें वेडनेसडे कहती है मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। तो उस पे उसके
उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारा मन यहाँ पे लग जाएगा। इतना कह के वो लोग वहाँ से चल देते हैं और उसके पिता उस कार में एक बटन दबाते हैं जिसके चलते उस कार में से एक हैंड नीचे गिरता है जिसका नाम थिंग्स है और वो भी एडम फैमिली का एक मिस्टीरियस सदस्य है जिसको गोमेज एडम ने वेडनेसडे पे नजर रखने के लिए स्कूल में छोड़ दिया था। इधर एक शेरिफ जिनका नाम गैपलिन है अपने एक साथी के साथ उस लड़के की लाश को देख रहे थे। वो कहते हैं कि उनका शक नेवरमोर पे ही है और वो सबूत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो उससे कहते हैं कि प्रेस को ये बताना कि ये काम किसी जंगली जानवर का है और कुछ दिनों तक इस जंगल में लोगों के आने के लिए पाबंदी लगा दो। इधर वेडनेसडे ने अपने कमरे के आधे हिस्से में से कलर्स बिल्कुल हटा दिए थे। तभी एनिड वहां आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है जिसपे वो कहती है कि मैं एक नॉवल पे काम कर रही हूँ, तुम मुझे शांति से काम करने दो। जिसपे एनिड म्यूजिक बजा के डांस करने लगती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पे एक डोर्मी मॉम या कहे तो वार्डन आ जाती है जिसका नाम मर्लिन हॉर्नहिल था। वो उन दोनों से बात करती है और वो वेडनेसडे को एक ब्लैक डाहिला देके उसका वेलकम करती है। उसने एक अजीब तरह के रेड बूट पहन रखे थे और यहाँ पे जाते जाते उन दोनों को बहस ना करने की चेतावनी देती है। सुबह वेडनेसडे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने जाती है जहाँ पे बियंका जीत रही होती है तो वेडनेसडे उसे चैलेंज कर देती है। बियंका चैलेंज स्वीकार कर लेती है और दोनों में तलवारबाजी होने लगती है जिसमें एक एक पॉइंट पे दोनों बराबरी पे आ जाते हैं। तो वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आर्मी रूल के हिसाब से फाइट करना चाहूंगी जिसमें बिना किसी हेलमेट बिना किसी के फाइट होगी और जिसका ब्लड निकल जाएगा वो हार जाएगा। और इस फाइट में बियंका जीत जाती है और वेडनेसडे के लेफ्ट आईब्रो के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। वेडनेसडे पट्टी करवा के जैसे ही बाहर निकलती है उसके ऊपर कोई मूर्ति गिरा देता है। तभी एक लड़का जिसका नाम जेवियर थोड़पे था वो उसे दूर ढकेल देता है जिससे वो बच जाती है। अब हॉस्पिटल के अंदर दोनों बात कर रहे होते हैं जिसमें जेवियर थोड़पे बताता है कि मैं तुमसे पहले मिला हुआ हूँ, तो मेरी दादी के फ्यूनरल में आई थी और हम दोनों खेलते खेलते इतने मगन हो गए थे कि मैं अपनी दादी के ताबूत में ही छुप गया था और जब इलेक्ट्रिक बर्नर में उसको जलाया जा रहा था तो तुमने उसे स्विच ऑफ करके मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो हिसाब बराबर हो गया। उसी रात वेडनेसडे अपना नॉवल लिख रही होती है तब उसे पता चल जाता है कि थिंग्स उसी की जासूसी कर रहा है। तो वो उसे टेबल के ड्रॉअर के अंदर बंद करने की धमकी देती है या उसका साथ देने के लिए बोलती है। थिंग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वेडनेसडे को हफ्ते में 2 दिन थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाना था। उसे लेके लैरिसा जाती है जहाँ पे डॉक्टर उससे बात करती है तो वो कहती है कि मैं थोड़ा वॉशरूम से आती हूँ और वो वॉशरूम में जाने के बाद थिंग की मदद से विंडो खोलती है और बाहर निकल के भाग जाती है। जहाँ रास्ते में वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाती है तो उसे एक विजन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और गर्दन टूटने से उसकी मौत हो चुकी है। वो उसे कुछ नहीं बोलती, बस आगे बढ़ के एक कॉफी शॉप में चली जाती है जहाँ एक लड़का आइस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के का नाम टाइलर गैपलिन होता है, ये शेरिफ का बेटा है और वो यहाँ पे काम करता है। तो वेडनेस उससे बताती है कि वो नेवरमोर एकेडमी से है और उसे कहीं जाना है, उसके लिए टैक्सी बुला दे। वो कहता है कि वो उबर बुला ले। तो वो कहती है कि उसे टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है। तो वो कहता है कि फिर तो टैक्सी बुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो उसे एक सौदा करती है कि अगर वो इस आइस मशीन को ठीक कर देगी तो वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा और वो उस आइस मशीन को ठीक कर देती है। तो टाइलर उसे 1 घंटा बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि 1 घंटे में मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें खुद वहां पे छोड़ दूंगा। जिसपे वो उसे कुछ पैसे दे के जल्दी जाने की कोशिश करती है, जिसपे वो कहता है कि वो बिकाऊ नहीं है, उसे वेट करना पड़ेगा। तो वेडनेसडे बैठ के वेट करने लगती है। तभी उसके पास पिलग्रिम सोसाइटी के लड़के आते हैं और उसे देख के समझ जाते हैं कि ये नेवरमोर एकेडमी से है और उससे बहसबाजी करने लगते हैं, जिनके बीच में उनका झगड़ा हो जाता है और वेडनेसडे इनको पीट देती है। तभी शेरिफ वहां आते हैं और टाइलर से पूछते हैं क्या तुमने इनको पीटा? तो वो कहते हैं कि नहीं, वेडनेसडे ने इसे पीटा है। वो इस बात को देख के भौचक्के हो जाते हैं और वो उससे उसका नाम पूछते हैं। वो बताती है उसका नाम वेडनेसडे एडम्स है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम गोमेज एडम्स तो नहीं है? तो वो कहती है हाँ। तो शेरिफ कहते हैं कि उसे तो जेल में होना चाहिए खून के इल्जाम में। इसी वक्त डॉक्टर बाहर निकलती है तो लैरिसा को पता चल जाता है कि वेडनेसडे यहाँ से भाग चुकी है। वो भी कॉफी शॉप में पहुंचती है और वेडनेसडे को लेके स्कूल की तरफ चल देती है। रास्ते में वेडनेसडे शेरिफ की बातें सोच रही होती है। तभी उसे वो बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट दिखता है। तो लैरिसा कहती है भगवान करे उस आदमी की जान बच गई हो। जिसपे वेडनेसडे कहती है कि उस आदमी की गर्दन टूट गई है और वो मर चुका है। इस पे लैरिसा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चला? वेडनेसडे कुछ नहीं बोलती। वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं।
जहाँ पे रात को वेडनेसडे अपने रूम की बालकनी में एक बड़ा सा वायलिन लेके उसे बहुत अच्छे तरीके से बजा रही होती है। उधर जेवियर पेंटिंग कर रहा होता है, वो इस वायलिन की धुन को सुन के मंत्रमुग्ध होता है। उधर लेरिसा भी इस वायलिन की धुन को सुन के मस्ती में झूमने लगती है। तभी एडिथ आती है और वो वेडनेसडे से पूछती है कि तुम ये वायलिन बाहर कैसे लेके आ गई। तो वेडनेसडे उसे थिंग से मिलाती है। वो उसे देखती है तो वो बताती है कि ये भी एक एडम फैमिली का हिस्सा है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। उसके बाद हमें दूर से वेयरवुल्फ्स के हाउल की आवाज आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि आज चांदनी रात है। तो वेडनेसडे एडिथ से पूछती है कि तुम अपने वुल्फ के अवतार में क्यों नहीं हो, जिस पे एडिथ बताती है कि मैं सिर्फ अपनी उंगलियों के नाखूनों को बड़ा कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं वुल्फ में नहीं बदल सकती, और अगर जल्दी ही मैं अपनी शक्तियों पे काबू नहीं पाई और वुल्फ में नहीं बदली तो मुझे लोन वुल्फ करार दे दिया जाएगा और मेरी फैमिली मेरे से नाता तोड़ देगी। यहाँ हम एडिथ के हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द महसूस कर सकते हैं। तो वेडनेसडे उसे कहती है कि तुम बच्चों की तरह रो क्यों रही हो। तो वो उससे पूछते है कि क्या तुम कभी नहीं रोई। तो वो बताती है कि उसने एक स्कॉर्पियन पाला था जब वो 6 साल की थी और कुछ बच्चों ने उस स्कॉर्पियन को बड़ी बुरी तरीके से साइकिल के नीचे दबा के मार दिया था। उसी वक्त मैं रोई थी। वो दिन आखिरी था जब मैं रोई थी और आज तक मैं बिल्कुल नहीं रोई हूँ, क्योंकि रोने से इमोशंस जागते हैं और आप कमजोर पड़ जाते हो, और मैं कभी कमजोर पड़ना नहीं चाहती। तभी वो एडिथ से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। वो हाँ में जवाब दे देती है। तभी थिंग टाइलर की खिड़की पे नॉक करता है, जिसे देखकर टाइलर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसे डंडे से मारने लगता है। टाइलर को वो शांत करता है और शांत करने के बाद उससे फोन सरकाता है। उसके बाद वो अपनी हथेली खोल के दिखाता है जिसपे एक नंबर होता है और उसके नीचे वेडनेसडे का नाम था। वो उसे वीडियो कॉल करता है जहाँ पे वेडनेसडे उससे बात करती है और बोलती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल चालू है, तो वहाँ पे मेरी अटेंडेंस बहुत जरूरी है और मैं उसी फेस्टिवल में से भागूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। टाइलर रेडी हो जाता है। अब उस फेस्टिवल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वेडनेसडे जाती है और लेरिसा उस पे नजर रखे हुए थी। तो वो कुछ बलून्स फोड़ती है और फोड़ने के बाद उसे पांडा गिफ्ट में मिलता है। तो वो उस शॉपकीपर को कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाके ये पांडा उस लोन लेडी को दे दो और उसका ध्यान भटकाओ ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। वो दुकानदार ऐसा ही करता है और थोड़ी देर लेरिसा की नजर उससे हटती है और वेडनेसडे वहां से गायब हो जाती है। वो सीधे जाके टाइलर से मिलती है तो टाइलर उसे बताता है कि हमें अभी निकलना होगा क्योंकि उसके पिता ने उसे 12 बजे से पहले आने के लिए बोला है, और वो उसको गोम्स एडम्स यानी वेडनेसडे के फादर की फाइल देता है जो उसने अपने पिता के ऑफिस से चुराई थी। अब जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं वैसे ही वो तीनों लड़के जिसे वेडनेसडे ने पिछले दिन पीट दिया था वो स्टिक लेके वहां आ जाते हैं, जिससे वो दोनों भागने लगते हैं। अभी भागते भागते वेडनेसडे रोवन से टकरा जाती है तो उसे उसके फ्यूचर के विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। रोवन भागता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। वेडनेसडे भी उसके पीछे पीछे भागती है और उसे रोकती है। उससे कहती है कि तुम्हारी मौत यहाँ पे हो जाएगी, तुम उधर मत जाओ, जिसमें रोवन अपनी ताकत से उसे पेड़ के ऊपर चिपका देता है और कहता है कि मेरी माँ ने इस स्कूल को अटेंड किया था और उन्होंने ये एक लड़की के बारे में बताया था जो तुम्हारी तरह दिखती है, और उसने कहा था जब ये लड़की इस स्कूल में आएगी तो इस स्कूल को बर्बाद कर देगी, तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा ताकि ये स्कूल बर्बाद ना हो। तभी एक अलग सा क्रिएचर वहां आता है और रोवन को मार देता है। वो डेथ बिल्कुल ऐसी थी जैसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था, और ये अजीब सा क्रिएचर जिसको हाइड कहते हैं इसके बारे में हम लोग आगे वाले एपिसोड में जानेंगे। ये रोवन को मार के वेडनेसडे को देखता है, उसे कुछ नहीं करता और वहां से भाग जाता है। वेडनेसडे वो पेपर का टुकड़ा रोवन की बॉडी पे से उठाती है और वहां से निकल जाती है। वेडनेसडे को अपने कमरे में दिखाते हैं जहाँ पे उसके माता पिता उसे कांटेक्ट करते हैं, जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा बीता, जिसपे वेडनेसडे कहती है कि आप सही कह रहे थे, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड्स देखने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, आज हम एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले 1 का रिकैप ले लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेडनेसडे का एडमिशन नेवरमोर में हो चुका है। वहां पे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। बगल के जंगल में बहुत सारे कत्ल होते जा रहे हैं। लास्ट में रोवन की डेथ हो जाती है, जिसे हाइड नाम का एक क्रिएचर आके मार डालता है, लेकिन वो वेडनेसडे को छूटता तक नहीं। अब उसी के बाद एपिसोड 2 की कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पे शेरिफ गैप्लिन नेवरमोर में पूछताछ करने के लिए आते हैं। पूछताछ के लिए वेडनेसडे को बुलाया जाता है क्योंकि रोवन के साथ
लास्ट टाइम उसी को देखा गया था। जहाँ पे वेडनेसडे बताती है कि रोहन गायब नहीं हुआ है, रोहन की डेथ हो गई है और उसे एक क्रिएचर ने मार दिया है। तो शेरिफ कहता है कि हमें उसकी डेड बॉडी वहां से नहीं मिली है, जिसपे वेडनेसडे उससे बोलती है कि क्या आपको पता नहीं है कि नेवरमोर के बाहर के जंगलों में कोई क्रिएचर घूम रहा है। ये सब आपको पता है लेकिन आप बातें छुपा रहे हो। तब तक शेरिफ की जो साथी होती है वो बोलती है कि आप लोगों से मिलने कोई आया है। तभी रोहन उस कमरे में दाखिल होता है, जिसे देख के वेडनेसडे बिल्कुल छकपका जाती है। कल तो ये मेरे सामने मारा गया था और ये जिंदा कैसे है, और केस यहीं क्लोज हो जाता है। अब वेडनेसडे के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और आज उसका डॉक्टर के साथ सेशन भी था, तो वहां जाके वो पूरा सेशन अटेंड करती है और डॉक्टर से बात करती है। वहां से आने के बाद वो एनिथ से मिलने जाती है, जो किसी तरह के बोट रेस का तैयारी कर रही थी। उससे बात करने के बाद एनिथ उसे बताती है कि रोहन एक तरह से बिल्कुल अकेले रहने वाला लड़का था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, तो तुम सिर्फ उसके रूममेट से बात कर सकती हो, जो कि जेवियर है। एनिथ अब वेडनेसडे को अपने साथ कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहती है, तो वेडनेसडे कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है और वहां से चली आती है। इतनी देर में वेडनेसडे को नोटिस हो गया था कि प्रिंसिपल लेरिसा विम्स उसके ऊपर नजर रखे हुए है। वो सीधे अपने कमरे में जाती है और अपने नॉवल पे काम करने लगती है, और साथ ही वो उस पेज को, उस फोटोग्राफ को देख रही थी जो उसे रोहन के पास से मिला था। वो उसमें एक और छोटा सा फोटो नोटिस करती है जो पेपर के राइट मोस्ट अपर कॉर्नर में था। अब उसके दिमाग में और सारी अनसुलझी मिस्ट्री चलने लगती है, जिसका जवाब वो खोजने के लिए लेरिसा विम्स के पास जाती है और उससे रोहन के बारे में पूछती है कि रोहन कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस पे विम्स बताती है कि उसे अनुशासन ना पालन करने के चलते स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज की ट्रेन से अपने घर लौट रहा है। इस पे वेडनेसडे उनसे बदतमीजी से बात करती है, जिसपे लेरिसा विम्स पूछती हैं कि तुम उस जंगल में करने क्या गई थी। शायद तुमने कोई साया देखा था जिसकी वजह से तुम जंगल की तरफ खींची चली गई, और मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था जब तुमने बिना देखे उस व्यक्ति के बारे में बता दिया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी, उनके पास भी यही था, सारी शक्तियां थी। वेडनेसडे वहां से चली जाती है, जो कि जाके रोहन से बात करती है। तो रोहन की बातों से उसे लगता है कि जैसे उसे कल रात का कुछ याद ही नहीं हो, और वो सकपकाता हुआ कार में बैठता है और स्टेशन की तरफ निकल जाता है। तो वेडनेसडे थिंग को कहती है कि तुम रोहन का पीछा करो। थिंग रोहन का पीछा करने चला जाता है। इधर वेडनेसडे रोहन के बारे में जानकारी लेने के लिए जेवियर के पास जाती है, जो तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जेवियर उसे बताता है कि वो बिल्कुल अकेला रहने वाला लड़का था और मुझे उससे भी डर लगता था, लेकिन फेस्टिवल नाइट के बाद मैंने उसे नहीं देखा। फिर वो बातें बदल के कहता है कि तुम टाइलर को कैसे जानती हो। तो वेडनेसडे सारी बात उसे बताती है, तो वो कहता है कि टाइलर से दूर रहो। जिसपे वेडनेसडे कहती है कि क्या वो नॉर्मी है इसलिए मैं दूर रहूं। यह नॉर्मी कहने का मतलब है कि वो नॉर्मल इंसान है। तो जिसपे टाइलर कहता है कि नहीं, उसके दोस्त और वो बहुत ही खतरनाक किस्म का लड़का है, तुम उससे दूर रहा करो। और बातों बातों में वेडनेसडे उसे उकसा देती है, जिसपे जेवियर कहता है कि तुम तीरंदाजी के बारे में क्या जानती हो। तो वो बो उठाती है और तीर बिल्कुल निशाने पे मार देती है विथ एप्पल, जिससे जेवियर बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। यहाँ भी लेरिसा विम्स वेडनेसडे पे नजर रखे हुए थी, जिससे बचने के लिए वेडनेसडे के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसी स्कूल में यूजीन नाम का एक लड़का जो बीज पालता था, उसका कोई साथी नहीं होता, वो उसके साथ बीज पालने के लिए चली जाती है ताकि वो यहाँ से छुप के निकल जाए और किसी को कुछ पता न चले। इसी कारण वो यूजीन से मिलती है और बीज पालने वाले ड्रेस में ड्रेसअप होके और अचानक वहां से गायब हो जाती है। इधर रोहन स्टेशन पहुंच गया था, थिंग उसके पीछे पीछे था। रोहन वॉशरूम के अंदर जाता है और जब वो वापस निकलता है तो एक बूढ़े आदमी में चेंज हो चुका था। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है, बाहर निकल के वो लेरिसा विम्स में चेंज हो जाता है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि लेरिसा विम्स के पास शेप शिफ्टिंग करने की ताकत है, वो किसी का भी रूप ले सकती है। थिंग्स जब वॉशरूम में पहुंचता है तो उसे वहां पे कोई नहीं दिखता। इधर बॉटनी की क्लास शुरू हो गई थी, जहाँ पे थिंग्स आता है और वो सारी बात वेडनेसडे को बता देता है। अब चूंकि वेडनेसडे के किसी से पटती नहीं है तो कोई उसे अपने पास नहीं बिठाता। लास्ट में वो जेवियर के पास जाके बैठ जाती है, जहाँ पे जेवियर एक ड्राइंग को जिंदा करके दिखा देता है, जिससे पता चलता है कि जेवियर के पास अपने ड्राइंग्स को जिंदा करने की ताकत है। अब बॉटनी की जो टीचर होती हैं थॉर्नहिल, वो कुछ सवाल जवाब करती हैं, जिनका जवाब वेडनेसडे बड़े अच्छे से देती है। क्लास के बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आती है, जहां वो थिंग से नाराज थी क्योंकि वो रोहन का पीछा नहीं कर पाया था। फिर वो उससे दोस्ती करती है और उसे उस बुक के पेज के बारे में बताती है जिसमें वो पिक्चर था, और वो सारी बात बताती है जो रोहन ने उसे कहा था, और उसे सख्त हिदायत देती है कि तुम ये सारी बातें किसी को भी मत बताना। यहाँ किसी से भी मतलब अपने माता पिता के बारे में था। उसके बाद वो एनीड से एक सौदा करती है और उसे बीज कीपिंग के कपड़े पहना के यूजीन के सामने छोड़
देती है और कहती है कि प्रिंसिपल विम्स से दूर रहना, मैं तुरंत लौट आऊंगी। यूजीन एनिड को देख के बहुत खुश हो जाता है। इधर टाइलर भी अपने पिता से कुछ जानकारी जुटाना चाहता है, लेकिन वो अपने पिता से जानकारी जुटा नहीं पाता, इसलिए वो मिलने के लिए जंगल की तरफ जाता है जहाँ पे वेडनेसडे उससे मिलती है और टाइलर अपने पिता से कोई जानकारी ना जुटाने की बात उससे करता है। फिर उससे कहता है कि तुम रोहन के बारे में क्या जानती हो, तो वो बताती है कि मुझे लगा कि रोहन खतरे में है और मैं उसके पीछे गई तो रोहन मुझे मारना चाहता था, तभी एक क्रिएचर आके उसे मार डालता है और वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां रोहन को क्रिएचर ने मारा था। वहीं पे वेडनेसडे को रोहन का चश्मा मिलता है जो खून से सना हुआ था। जैसे ही वो अब उस चश्मे को अपने हाथ में लेती है तो उसके पास तो ताकत थी, वो पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। अब उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो चीजों को भी छू के उसके पास्ट और फ्यूचर को देखना शुरू कर देती है, जिसमें उसे रोहन के कुछ पास्ट के विजन्स आते हैं जिसमें उसी ने वो मूर्ति उसके ऊपर गिराई थी ताकि वेडनेसडे मर जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे विजन देखती है, जिसमें वो लाइब्रेरी में गया था, पेज फाड़ा था उसने, बहुत सारी चीजें देखती है और वो इन सब चीजों की जानकारी जुटाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ जाती है और अपने साथ थिंग्स को भी लेके जाती है और वो दोनों बुक खोजने में मग्न हो जाते हैं। तभी बॉटनी की टीचर थॉर्नहिल, जो उनकी डॉर्मी माँ भी है, वो वहां आ जाती है और वो वेडनेसडे को शाबाशी देती है कि तुमने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल अच्छे से दिए, जहां वेडनेसडे ये बताती है कि ये सब उसने अपनी माँ से सीखा है। अब थिंग्स और वेडनेसडे को लाइब्रेरी से कोई बुक नहीं मिलती तो वो सोचते हैं कि क्या जाने वो बुक रोहन के कमरे में होगा, तो वो रोहन के कमरे में चली जाती है जिसमें जेवियर भी उसका रूममेट था और वहां पे उसे ढूंढने लगती है। जहाँ पे वो बुक नहीं मिलती तभी रोहन वहां आ जाता है, वो भी उसकी मदद करता है। तभी बियांका आती है तो वेडनेसडे पलंग के नीचे छुप जाती है। बियांका रोहन से बात करती है और उसे वेडनेसडे से दूर रहने के लिए कहती है। कुछ दिन पहले तक बियांका और रोहन आपस में रिलेशनशिप में थे, अभी उनका ब्रेकअप हो गया था। यहाँ बियांका ये भी बताती है कि कल बोट रेस में एनिड को हराने के लिए उसने एक चाल चली है और वो कल का रेस किसी तरह से जीतेगी, जैसे वो हमेशा से जीतते आ रही है। अब चूंकि बियांका एक सायरन है, सायरन एक ग्रीक माइथोलॉजी के क्रीचर होते हैं, जैसे मरमेड समझ ले, बस वैसे ही। अब वेडनेसडे भी अपने रूम में बालकनी के थ्रू आती है जहाँ पे एनिड बहुत परेशान थी और वो रो रही होती है, जिसका कारण वो पूछती है तो बताती है कि उसकी फ्रेंड जो उसके साथ बोट रेस में हिस्सा लेने वाली थी, उसके खाने में गार्लिक नान की वजह से उसे एलर्जी हो गई है और वो कल बोट रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगी। जिसपे वेडनेसडे उसे बताती है ये सब किया धरा बियांका का है और वो किसी तरह से भी उस बोट रेस को जीतना चाहती है, क्योंकि उस बोट रेस में कोई भी नियम लागू नहीं होते। और फिर वेडनेसडे कहती है कि इस बोट रेस में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगली सुबह बोट रेस शुरू होती है जिसमें चारों टीमें भाग ली हुई थी और प्रिंसिपल विम्स नौका रेस को शुरू करती है। रेस शुरू होते ही चारों टीम एक दूसरे से आगे निकलने की शुरुआत कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं बियांका का एक फ्रेंड अपने सायरन रूप में पानी के अंदर होता है और वो बोट्स को डुबोना शुरू कर देता है, जिसपे वेडनेसडे एक जाल फेंक के उसे फंसा लेती है और वो लोग पानी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें एक झंडा लेके वापस आना था। अब सिर्फ 3 बोटें बच गई थी। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो एनिड एक बोट में अपने नाखूनों को उगा के स्क्रैच कर देती है, जिससे उसमें छेद हो जाता है। अब वो लोग झंडे के पास पहुंचते हैं तो बाकी सारी टीमें झंडा लेके वापस आने लगती है। तभी जैसे ही वेडनेसडे उस झंडे को छूती है वैसे ही वो बेहोश हो जाती है और उसे विजन आने लगता है, जहाँ पे वो सेम अपने ही रूप में किसी एक लड़की को देखती है। उसके हाथ में एक बुक थी जहाँ वो बताती है कि असली की तुम ही हो। तो थोड़ी देर के बाद वेडनेसडे को होश आता है और वो झंडा उठाती है और अपने नाव की तरफ लौट जाती है। यहाँ पे जिसने उसको अपने विजन में देखा था वो पास्ट में उसकी एंसेस्टर होती है, जो इसी स्कूल में पढ़ा करती थी बहुत पहले। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे के एपिसोड्स में इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे वो फ्लैग लेके जैसे ही वो बोट पे पहुंचती है और वो लोग वापस आने लगते हैं तो एक बोट तो डूब जाती है क्योंकि एनिड ने उसमें छेद कर दिया था। अब सिर्फ 2 बोटें बचती हैं, एक बियांका की और एक वेडनेसडे की। अब यहाँ पे वेडनेसडे अपने बोट में से एरो निकालती है और बियांका की तरफ जाती है ताकि वो उसके बोट में छेद कर सके। जैसे ही उसके पास पहुंचने वाली होती है बियांका का फ्रेंड फिर से आ जाता है और उसके बोट को ढकेल के दूर लेके जाता है। तो वेडनेसडे थिंग्स की तरफ इशारा करती है और थिंग्स पानी के नीचे जाता है और उसके दोस्त को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे बियांका का फ्रेंड बेहोश हो जाता है। अब वो अपने बोट को बियांका के नजदीक लेके जाते हैं, जिससे बियांका के बोट में छेद हो जाता है और उसकी बोट वहीं डूब जाती है और ये रेस एनिड जीत जाती है। ये देख के सब खुश होते हैं और बहुत सालों के बाद ये बोट रेस साइरन्स के अलावा किसी और ने जीता था, जिसकी शाबाशी प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को देती है। तो वो तो चिड़ी चिड़ी बात करती है, तो जहाँ पे प्रिंसिपल विम्स बताती है कि लास्ट टाइम जब किसी और ने ये बोट रेस जीता था वो थी उसकी माँ और उसकी को पायलट थी मैं। वेडनेसडे ये सारी बातें सुनती है
और खुश होकर चली जाती है। यहाँ बियांका के दोस्त उसे बोलते हैं कि ये कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार जीत जाएंगे। रात को वेडनेसडे अपना नॉवल लिखना शुरू करती है और वो लिखती है कि नेवर मोर मुझे पहले जैसा लग रहा है, इसमें मिस्ट्री तो बहुत है लेकिन इसके जवाब बहुत ही कम है, और आज मुझे एक जवाब मिला है कि की तुम ही हो, अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और वो कुछ सोचती है, तभी उसे रोवन के चश्मे से जो विजन आया था उसमें एक बात याद आती है और उसे समझ में आता है कि जिस लाइब्रेरी में वो इस बुक को ढूंढ रही है वो लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों के लिए है। यहाँ पे एक और खुफिया लाइब्रेरी है जहाँ पे वो बुक हो सकती है। तो वो उस लाइब्रेरी के द्वार के पास पहुंचती है जहाँ पे एक बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। उसके हाथ में एक पहेली लिखी हुई थी, जिस पहेली को वेडनेसडे सॉल्व कर देती है और सॉल्व करते ही वहाँ पे एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वो चली जाती है, जहाँ उसे वो बुक भी मिल जाती है। जैसे ही वो बुक को उठाती है वैसे ही उसके शरीर पे कोई काला कपड़ा डालता है और उसे किडनैप कर लेता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लेरिसा विम्स ने शेप शिफ्टिंग पावर का सहारा लेके रोवन का रूप लिया और शेरिफ को नेवर मोर से दूर कर दिया। अब ऐसी कुछ बातें हैं जैसे पिछले एपिसोड में वेडनेसडे को पता चला था कि उसके पिता एक कातिल हैं और शेरिफ उनके पिता के पीछे लगा हुआ है। यहाँ रोवन की भी मौत हो चुकी है और लेरिसा विम्स ने उसे बचा लिया है। ये बात तो वेडनेसडे को नहीं पता है कि लेरिसा विम्स ने ही रोवन का रूप लिया था, लेकिन किसी तरह से भी ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद उसे एक लाइब्रेरी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी ओल्ड अजीब तरह की किताबें रखी हुई हैं। उसके अलावा उसका किडनैप भी हो चुका है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका जवाब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्कूल मिस्टीरियस चीजों के लिए मशहूर होता जा रहा है। अब इसके जवाब के लिए अगला एपिसोड का इंतजार करें जो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, आज हम एपिसोड 3 की बात करेंगे। वेडनेसडे के सेकेंड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वेडनेसडे को खुफिया लाइब्रेरी में कोई किडनैप कर लेता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जिन्होंने उसे किडनैप किया था वो कोई और नहीं थे, बियांका और उनके साथी थे, जिसमें जेवियर भी था। ये लोग मिलके एक खुफिया ग्रुप चलाते थे जिसका नाम नाइट शेड्स था। यहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे आई कैसे, तो वो बताती है मुझे रोवन के पास एक फटा पेज मिला था जिसकी मदद के थ्रू मैं यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो जेवियर कहता है क्यों ना हम वेडनेसडे को अपनी टीम में शामिल कर लेते। अब यहीं पे बातों बातों में पता चलता है कि नाइट शेड्स 30 साल पहले किसी नॉर्मी के मरने की वजह से बंद हो गया था। अब कुछ अमीर बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जिसके चलते विम्स उन्हें कुछ नहीं बोलती तो उन्होंने ये समूह दोबारा स्टार्ट किया था, लेकिन इन्हें इस बात का पता नहीं था कि नाइट शेड उस समय क्या काम कर। अभी बियांका तैयार हो जाती है वेडनेसडे को अपने टीम में रखने के लिए, लेकिन वेडनेसडे साफ मना कर देती, जिसमें बियांका कहती है कि कोई इसके हाथ खोल दो। तब तक वेडनेसडे कहती है कि मैंने खुद ही खोल लिया। फिर वो जेवियर से वो पेज लेती है और बाहर निकल जाती और अपने कमरे में आके उसी बुक को निकालती है जो चुरा के वो यहाँ पे ले आई थी और उस फटे पेज को उसमें से जोड़ती है, जहाँ पे गुत्थी और सुलझने की जगह गुत्थी और उलझ जाती और वो सोच में पड़ जाती। फिर अगले दिन सुबह विम सारे बच्चों को बुलाती है और कहती है कि जेरिको सिटी में आज आउटरीच डे है और वहाँ पे एक स्मारक का उद्घाटन होना है और यहाँ के बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया है जहाँ पे उन्हें वॉलंटियर बनना है और शहर के जगह जगह पे काम करना है। और इसके लिए एक ड्रॉ निकाला जाता है जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिला होता है। वेडनेसडे को एक शॉप में काम करना होता है जहाँ पे खिलौने बेचे जाते हैं। एनिड को पिलग्रिम हाउस में काम करना होता है। बियांका को भी पिलग्रिम हाउस में। जेवियर को उसी कॉफी शॉप में काम करना होता है जिसमें टाइलर करता है। इसी तरह से सारे बच्चों को मिला होता है। अब विम्स वेडनेसडे से मिलने आती है और कहती है कि तुम सैलो बहुत अच्छा बजाती हो और मैंने तुम्हारा नाम स्मारक के उद्घाटन में सैलो बजाने में दे दिया है और तुम्हें वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है। वेडनेसडे नाक बहुत सिकोड़ के हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये लोग जेरिको सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ जेवियर एक दीवार देख रहा होता है तो वेडनेसडे आके उससे बात करती है जिसमें वो रोवन के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि वो वही बुक अपने पास रखता था और एक बार मैंने देख लिया था तो मुझ पे गुस्सा हो गया था। तभी वेडनेसडे उससे कह देती है उसने तुम्हें उठा के दीवार पे मार दिया था। तो कहती तुम्हें कैसे पता? तो वो कहते कि मैंने अंदाजा लगाया। लेकिन यहाँ पे जेवियर को समझ में आ जाता है कि उसके पास साइकिक शक्ति है जिसके चलते वो पास्ट की चीजों को देख सकती है। यहाँ पे मेयर विम्स का और वहाँ के बच्चों का स्वागत करता है। यहाँ मेयर से मिलने शेरिफ भी आया था जहाँ पे शेरिफ उसे बताता है कि फॉरेस्ट में जो कत्ल हो रहे हैं मेरा शक पूरी नेवर मोर के किसी व्यक्ति के ऊपर है, तो हो ना हो वो दरिंदर नेवर मोर से ही है। जिसमें मेयर उसे सख्त हिदायत देता है कि आज ये सारी बातें ना करे और सब कुछ ठीक से हो जाने दे। इधर विम्स आती है और मेयर से मिलती है और सारे बच्चों को अपने अपने काम पे जाने के लिए बोलती है। जहाँ पे वेडनेसडे एनिड को कहती है कि क्या तुम मेरे से काम एक्सचेंज करोगी? एनिड मना कर देती है। तब वो कहती है कि मुझे थिंग से पता चला है कि तुम एजेक्स को पसंद करती हो और एजेक्स को भी उसी शॉप में काम करने के लिए मिला है। जिसपे एनिड बिल्कुल खुशी से तैयार हो जाती है और वो एक्सचेंज करके उस खिलौने वाली दुकान में जाकर काम करना शुरू कर देती। इधर वेडनेसडे को पिलग्रिम हाउस का टिकट मिल गया था
क्योंकि उसे टाइलर ने बताया था कि जो फोटो तुम्हारे पास है उसमें जो व्यक्ति है वो जोसेफ क्रैकस्टोन है और वो इस टाउन का फोरफादर है। उसी ने इस टाउन को बसाया था और वो काफ़ी पॉपुलर भी है और आज उसी के स्मारक का उद्घाटन होना। और सच्चाई का पता करने के लिए वो पिलग्रिम हाउस में जाती है, क्योंकि सबसे पहला शहर में जो कुछ भी उसने बनाया था वो पिलग्रिम हाउस ही था। और वहाँ पहुँचती है तो यूजीन भी उसके साथ था, जिसे वहाँ पे काम करने के लिए मिला था, जहाँ पे उनका स्वागत एक लेडी करती है। उसका नाम मिस्ट्रेस आर्लिन है और आज उसी के साथ उन लोगों को पिलग्रिम हाउस में काम करना है। वो बताती है कि यह हाउस आज से 400 साल पहले 1625 में जोसेफ क्रैकस्टोन ने बनाया था और उन लोगों को फज हाउस में काम करने के लिए दे देती। सारे अपने काम में लग जाते हैं। इधर यूजीन को वहाँ की मिठाइयाँ, जो भी कह सकते हैं स्वीट्स, बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत सारा खा लेता है। तभी उसके पास वो पिलग्रिम हाउस के बच्चे जो पहले एपिसोड में वेडनेसडे को तंग करते हैं वो आ जाते हैं और यूजीन को तंग करने लगते हैं। तब तक यूजीन को उल्टी आती है और वो सारी उल्टी एक लड़के पे कर देता है, जिससे वो उसे तंग करने लगते हैं। तभी वेडनेसडे वहाँ आती है, यूजीन को बचाती है और उस लड़के को पीट के उसी जगह पे बांध देती है जहाँ पे यूजीन को बांधना था। उसके बाद वो यूजीन के कपड़े साफ करती है, जिसमें यूजीन कहता है कि तुम नहीं जानती हो मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वेडनेसडे कहती है तुम मेरे बिल्कुल भाई जैसे ही हो, लेकिन मेरा तुम्हारा गला दबाने का मन नहीं करता। उसके बाद वो उसे लेके जाती है और वहाँ पे मीटिंग रूम में जाना चाहती। वो मीटिंग रूम के बाहर यूजीन को खड़ा करती है और उसके दांतों के जो ब्रेसेस होते हैं उससे वहाँ का लॉक खोल के अंदर चली जाती है और कहती है कि यूजीन किसी को अंदर आने मत देना, बस तुम यहाँ पे रखवाली करो। इधर एनीड को दिखाते हैं जो एजेक्स के साथ बात कर रही होती है और बातों बातों में वो उसे अपने दिल की बात बता देती है, जिससे एजेक्स भी खुश हो जाता है और वो रात को उसे डेट के लिए बुलाता है। वहीं उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी आता है जो एक कैमरा चुरा लेता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है, जिसकी खबर इन लोगों को नहीं लगती। इधर वेडनेसडे उस मीटिंग रूम में जाके वहां पे एक पेंटिंग देती है जिसमें वही लड़की होती है जो उसके विजन में आती है। वो देख के भौचक्की हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक बुक था। वो उस बुक को खोल के देखती है तो पता चलता है वो बुक नकली है। इसके बाद प्रिंसिपल विंस को दिखाते हैं जो उसी कॉफी शॉप में बैठे थे जहाँ पे मेयर उससे बात करता है, और वहाँ थॉर्नहिल भी थी जहाँ पे विम थॉर्नहिल को कहती है कि तुम वेडनेसडे पे नजर रखना। इधर पिलग्रिम वाली लेडी को पता चल जाता है कि वेडनेसडे यहाँ से गायब है और वो यूजीन को लेके मीटिंग रूम में घुस जाती है, जहाँ पे जब वेडनेसडे उससे पूछती है कि सबसे कीमती चीज यहाँ पे ये बुक थी, ये बुक नकली क्यों है, तो वो लेडी बताती है कि 3 महीने पहले वो बुक चोरी हो गई। तो वो उससे पूछती है कि असली मीटिंग रूम कहाँ है, ये तो नकली है। तो वो उसे नहीं बताती। तो गुस्से में वेडनेसडे बाहर निकल जाती और वो सीधा टाइलर से मिलने उसके कॉफी शॉप में जाती है, जहाँ पे वो जेवियर से मिलती है। जेवियर से मिलने के बाद वो टाइलर से मिलती है और टाइलर उसे बताता है कि ये मीटिंग रूम जंगल के बीचों बीच है और वो खंडहर हो चुका है, वहाँ पे अब कोई नहीं रहता। फिर भी वेडनेसडे को वहाँ पे जाना था और वो वहाँ अकेले चली जाती है। वो खंडहर के अंदर घुसती है, तभी वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो कहता है ये मेरी जगह है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो थिंग उसे डरा देता है, जिससे बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे वेडनेसडे को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है और उसे पास्ट के विजन आने लगते हैं, जहाँ पे उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसकी शक्ल की थी। यहाँ पे उससे उसका नाम पता चलता है, उसका नाम गुडी एडम्स था। और जोसेफ क्रैकस्टोन गुडी एडम्स की पूरी फैमिली को उसी मीटिंग रूम के अंदर बंद करके आग लगाने के लिए बोल देता है कि सारे आउटपोस्ट को आग लगा दो, जिसमें किसी तरह से भी वो लोग गुडी एडम्स को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब गुडी एडम्स आती है और उसी तरह से वेडनेसडे से मिलती है और बोलती है कि ये एक एक करके हमें मार डालेगा। वैसे ही वेडनेसडे की आंखें खुल जाती, जहाँ पे उसे बाहर हलचल दिखाई देती है तो उसे लगता है वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे आया है। तभी जब वो दोबारा देखती है तो उसे वही हाइड क्रिएचर दिखता है, जिससे वो डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत जुटा के उसका पीछा करना शुरू कर देती। अब चूंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी थी तो उस क्रिएचर के पैरों के निशान काफी आगे तक जाते हैं, जो थोड़ी देर के बाद मनुष्य के रूप में बदल जाते हैं। इससे वो समझ जाती है कि ये हाइड जो है वो एक आदमी है। थोड़ी दूर पे उसे जेवियर मिलता है जो छाता लेके उसके लिए आया था। वो उससे बात करता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या करने आई थी, जहाँ पे वो बताती है कि मुझे वो क्रिएचर दिखाई दिया था और वो एक इंसान है। तो जेवियर कहता है कि तुम जो ये साइकिक पावर से विजन देखती हो, कई बार ये विजन गलत होते हैं। तभी वो कहने लगता है कि तुम पता है ना कि जोसेफ क्रैकस्टोन ने हमारे लिए क्या किया था। जिस पे जेवियर कहता है कि 400 साल पहले उसने जो गलती की थी उसके लिए आज जो हम लोगों का लाइफ अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचो। और इतना कह के दोनों टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पे वेडनेसडे की परफॉर्मेंस होने वाली थी। अब वेडनेसडे को तो पता चल गया था कि जोसेफ क्रैकस्टोन कैसा आदमी है। वो थिंग को कुछ इशारा करती है
और सैलो बजाने बैठ जाती है। वहां पे पानी का फव्वारे के ऊपर वो स्मारक बना था, उस पानी के फव्वारे से पानी आता है। थोड़ी देर बाद थिंग्स एक माचिस की तीली जलाता है और जलाने के बाद वहां पे आग लग जाती। आग लगते ही चूंकि वो पुतला पूरा ब्रास का बना हुआ था और वेडनेसडे यही चाहती थी कि वो पुतला गल जाए, तो जब तक वो पुतला गर्मी से गलता नहीं है तब तक वो शैलो बजाती रहती, जिससे विम्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने ऑफिस में बुला के डांटती है, जिसपे वेडनेसडे उसे वही बात बोलती है जो उसने जेवियर को बोली थी। तो यहाँ विम्स कहती है कि हम सबके साथ अपना रिलेशन ठीक करने लगे हैं, पास्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, जिसपे वेडनेसडे बोलती है कि मैं तो जाऊंगी और उसके बाद वहां से अपने कमरे में चली आती। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस फव्वारे के अंदर तेल डालने वाला थिंग्स था और ये सब उसने वेडनेसडे के कहने पे किया था। इधर उस बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो उसी खंडहर मीटिंग रूम में आके बैठ के उस कैमरे में बैटरी लगा के उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी हाइड क्रिएचर वहां पे आता है और उसे मार डालता है और तब तक उस हाइड क्रिएचर के फोटोज उस कैमरे से खींचने लगते हैं। इधर रात में यूजिन बाहर घूम रहा होता है, तभी उसे पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई देती है। इधर एनीड भी तैयार होके अजैक्स से मिलने जा रही थी और अजैक्स उससे मिलने के लिए अपने कमरे में नहा रहा था, क्योंकि अजैक्स एक गोर्गन था तो वो अपने आप को शीशे में नहीं देख सकता था नहाते हुए, क्योंकि अगर वो अपने बालों को देख लेगा तो वो पत्थर में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसके शीशे के ऊपर से तौलिया गिर जाता है और जैसे ही वो अपना शावर कर्टन हटाता है उसे अपना चेहरा दिखाई देता है और वो स्टोन में बदल जाता है। इधर एनीड उसका इंतजार करते करते बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने नाखून निकाल के इधर उधर मारती है। उसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो एक जगह से निकल रहा होता है और उसके गर्दन पे घाव था। यहाँ पे हम विम्स को भी देखते हैं जो आग के पास बैठी होती है और वो मोर्टिसिया एडम की फोटो देख रही थी और उस फोटो को फाड़ के वो आग में डाल देती। अब इन सारी चीजों से हमें ये समझ में आ रहा था कि जेवियर के कंधे पे वो कटे का निशान कहाँ से आया, कहीं वही तो नहीं हाइड है। इसके अलावा वो तौलिया खुद गिरा या किसी और ने गिराया जिससे अजैक्स स्टोन में बदल गया। और पुलिस को जो अब क्लू मिला है, उस हाइड की फोटो मिल चुकी है, अब पुलिस का आगे का कदम क्या हो, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, वेडनेसडे के 4th एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा हाइड क्रिएचर ने उस बूढ़े व्यक्ति का कत्ल कर दिया है। अजैक्स यहाँ पे स्टोन में बदल चुका है, अब उसे वापस अपने रूप में आने में टाइम लगेगा। लैरिसा विम्स वेडनेसडे की मां से जलती है, टीचर हॉर्नहिल कुछ छुपा रही है, बहुत सारी मिस्ट्रीज है। इनमें से कुछ मिस्ट्रीज इस एपिसोड में खुलने वाली है, अंत तक बने रहे। एपिसोड के शुरुआत में हम लोग थिंग को देखते हैं जो एक मुर्दा घर में जाता है और वहां का दरवाजा खोल के वेडनेसडे को अंदर बुला लेता है, जहां पे वेडनेसडे उस बूढ़े व्यक्ति के लाश को देखने आई है। इसके अलावा भी जितने भी व्यक्ति हाइड के द्वारा जंगल में मारे गए हैं उनका निरीक्षण करती है। तभी वहां पे डॉक्टर और शेरिफ दोनों आ जाते हैं, जिसमें वेडनेसडे को कुछ नहीं सूझता तो वो फ्रीजर के अंदर ही लेट जाती है। यहाँ पे डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि इस बार उस क्रिएचर के द्वारा इस व्यक्ति को मारे जाने के बाद इसके पैर की 2 उंगलियां काट के निकाली गई है, जो बिल्कुल अलग है। इसके बाद शेरिफ वहां से चला जाता है और डॉक्टर उसी कंपार्टमेंट को खोलता है जिसमें वेडनेसडे लेटी हुई थी और उसे लगता है कि वेडनेसडे एक लाश है तो उसकी ऑटोप्सी कल करेगा, ये सोच के वो वहां से चला जाता है। तो थिंग उसे बाहर निकालता है और वेडनेसडे अपने स्कूल में वापस चली जाती है। यहाँ पे वेडनेसडे एक बोर्ड पे सारे डेड बॉडीज के फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के उस क्रिएचर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। तभी एनीड वहां आती है और वो ये सब देख के कहती है कि तुमने इतने गंदे गंदे फोटो क्यों लगा रखे हैं। तो वेडनेसडे उसे सारी बातें बताती है और उन सब के फोटोज दे देती है, जिसे देख के वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात वेडनेसडे को समझ में आ जाती है कि हर डेड बॉडी से कोई ना कोई अंग गायब है और कोई ना कोई व्यक्ति उस अंगों को इकट्ठा कर रहा है। अब वो किस लिए इकट्ठा कर रहा है ये उसे नहीं पता और वो सोच रही होती है। यहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेवियर के गर्दन पे कट का निशान था। ये निशान बॉटनी के क्लास में वेडनेसडे नोटिस कर लेती है और जेवियर इस बात को छुपा रहा होता है। उसे जेवियर पे शक होता है और वो जेवियर का पीछा करती है और उसे वही हाउस मिलता है जहाँ पे जेवियर कल रात को था। जैसे ही जेवियर इस कॉटेज से बाहर निकल के जाता है, वेडनेसडे थिंग की मदद से उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ पे देखती है जेवियर ने उसके अंदर उसी हाइड क्रिएचर का बहुत सारा पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग बना रखी है। वो उसमें से एक छोटा सा पेंटिंग छुपा के अपने पास रख लेती है और जैसे ही वो जाने लगती है, जेवियर उसी समय वापस लौट के आता है। वो उसे देख लेता है तो वो इधर उधर के बहाने बनाती है और बहाना बनाने के बाद उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करते हो। तो उसने बोला कि
मैंने ये विम्स से लिया है और मैं इसको साफ करके अपनी आर्ट गैलरी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आर्ट करता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी आर्ट गैलरी देखनी है, वो मना कर देता है, कहते फिर कभी दिखाऊंगा। फिर इसके बाद जेवियर उसे प्रॉम नाइट के लिए पूछता है जहाँ पे डांस करना है, ये हाँ कर देती है और दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अपने कमरे में आने के बाद वो एनिड को बताती है कि मैं डांस कॉम्पिटिशन के लिए जा रही हूँ। तो वो बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है कि चलो हम लोग कपड़े खरीदने शहर में जाएंगे, और वो लोग कपड़े खरीदने के लिए शहर की ओर निकल जाते हैं। अब वो दोनों कपड़ों के शॉप के पास पहुंचते हैं तो वेडनेसडे शॉपिंग करने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसे एक ब्लैक कलर की ड्रेस बहुत पसंद आती है, लेकिन वो उसको छोड़ के शेरिफ के पास चली जाती है और एनिड कपड़े शॉपिंग करने के लिए अंदर चली जाती है। वेडनेसडे शेरिफ के पास जाके वो फोटो दिखाती है और उससे अपने शक के बारे में बताती है, लेकिन शेरिफ कहता है कि सिर्फ इसके बिना पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें और ज्यादा सबूत लेके आने होंगे। जिससे वेडनेसडे वापस चली आती है। तभी रास्ते में उसे टाइलर मिलता है, जहाँ पे टाइलर अपने दिल की बात बताता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जिसपे वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता, और वो उसके साथ डांस के लिए जाने के लिए मना कर देती है, कहती है कि मैं जेवियर के साथ जा रही हूँ, और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब आगे उसे कुछ नहीं सोचता तो वो यूजीन को बुलाती है और इसके बारे में बताती है। इन कत्लों के बारे में जान के यूजीन को उत्सुकता होती है और वो कहता है कि मैंने भालुओं वगैरह पे रिसर्च कर रखी है, इस जंगल में एक गुफा है, हो सकता है कि वो क्रिएचर वहां पे छुप के रहता हो। तो वेडनेसडे उसके साथ उस जंगल में जाती है और गुफा में पहुंच जाती है। वहां पे बहुत सारे इंसानी हड्डियां थी, जानवरों की हड्डियां थी, और वहां पे एक हथकड़ी भी होती है जिससे जानवर को बांध के रखा जाता है। वो समझ जाती है कि वो क्रिएचर यहीं पे रहता है। फिर उसे वहां पे सबूत के तौर पे एक हड्डी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, और रखने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं। अब कुछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए वो जेवियर के कॉटेज में जाती है, जहाँ पे उसे एक खून से सना हुआ कपड़ा मिल जाता है। वो उसे रख लेती है। तभी जेवियर उसे देख लेता है। जेवियर उसे बातें करता है तो ये बताती है कि मुझे तुम पे पूरा शक है, क्योंकि तुम ये पोर्ट्रेट बना रहे हो, तुम्हारे गर्दन पे चोट लगी हुई है, तो तुम ही सीरियल किलर हो सकते हो। जहाँ पे जेवियर बोलता है कि ये क्रिएचर मेरे सपनों में आता है, तभी मैं इसके पोर्ट्रेट बनाता हूँ, और सपनों में मैं उससे लड़ रहा था, जिसके चलते मेरे खुद के नाखून मेरे गर्दन पे लग गए। इस पे वेडनेसडे को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और उससे वह रेवन पार्टी में डांस के लिए मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो इन दोनों सबूतों को लेके शेरिफ के पास जाती है और कहती है कि ये सबूत काफी नहीं है, इसके डीएनए टेस्ट करवाइए। जिसपे शेरिफ कहता है कि अब तो तुम मुझे डांट के बोलने लगी हो। तो वो कहती है कि आप ही ने तो मुझे कहा था सबूत लेके आओ फिर बात करना। तो शेरिफ उन सबूतों को जांच के लिए भिजवा देते हैं। इधर एनिड टाइलर वाले कॉफी शॉप में जाती है, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वहीं पे लोकस आता है, वही पिलग्रिम वाला बच्चा जिसके साथ वेडनेसडे की पहले एपिसोड में लड़ाई हुई थी, और वो एनिड को डांस पार्टी के लिए प्रपोज करता है। अब अजेक्स जो पत्थर बनने के चलते रात को एनिड से मिलने नहीं आ पाया था, जिसके चलते एनिड गुस्सा होती है, तो वो इसके लिए हाँ कर देती है। इधर थिंग को भी पता चल जाता है कि वेडनेसडे अब जेवियर के साथ डांस पे नहीं जा रही है, तो वो टाइपराइटर से एक लेटर टाइप करता है और उस लेटर को चुपचाप ले जाके टाइलर के पास रख देता है। टाइलर लेटर को पढ़ के बहुत खुश होता है। उसके बाद हम यूजीन को दिखाते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे यूजीन से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैंने एनिड को डांस के लिए पूछा था, उसने मना कर दिया, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। तो वेडनेसडे कहती है कि मैं भी किसी के साथ नहीं जा रही। तो यूजीन को लगता है कि वो वेडनेसडे के साथ जा सकता है डांस के लिए, जहाँ पे वेडनेसडे उसे मना कर देती है और कहती है कि हम लोग डांस के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग रात में उस गुफा को और अच्छे तरीके से देखने जाएंगे, शायद वो क्रिएचर हमें वहां मिल जाए। यूजीन हाँ कर देता है। अब डांस की रात आती है, सब रेवन पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। वेडनेसडे यहाँ पे उदास बैठी हुई होती है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वहां पे टाइलर खड़ा था। वो बोलता है कि तुमने चिट्ठी में बहुत नरमी से, बहुत प्यार से लिखा है, मुझे तो लगा ही नहीं कि तुमने ये चिट्ठी लिखी है, मैं बहुत खुश हूँ। अब अंदर से तो वेडनेसडे भी खुश थी। वो समझ जाती है सारा काम थिंग्स का है। वो जाके अपने लिए कपड़े देखती है, लेकिन उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। तभी थिंग उसे बताता है कि बेड पे एक कपड़ा रखा हुआ है। जब वो वहां पे जाती है तो देखती है कि जो कपड़ा उसने, मतलब जो ड्रेस उसने पसंद की थी, थिंग वही लेके आया है, यानी थिंग तो चुरा के ही लेके आया होगा। वो बहुत खुश होती है और उस कपड़े को पहन के, उस ड्रेस को पहन के निहायत ही खूबसूरत लगती है। और वो टाइलर के साथ जब डांस पार्टी के लिए नीचे उतरती है तो सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल विम्स थॉर्नहिल के साथ बात कर रही होती है, तो बातों बातों में विम्स के साथ मुंह से ये निकल जाता है कि जब लास्ट टाइम वो यहाँ की स्टूडेंट थी और पार्टी में उसे आना था, तो जिस लड़के के साथ वो आना चाहती थी वो वेडनेसडे की माँ के साथ आ गया था और वो अकेले रह गई थी। यहाँ इस बात से भी पता चलता है
है कि लैरिसा वीम्स वेडनेसडे की माँ को पसंद नहीं करती और उसे जलती है। इधर जेवियर उदास बैठा हुआ था तो उसके पास बियांका आती है। अब दोनों रिलेशनशिप में थे पहले, तो बियांका उसे लेके डांस पार्टी में चली आती है। अब यहाँ पे डांस शुरू होता है जहाँ पे वेडनेसडे बिल्कुल अजीब तरीके से डांस करती है, लेकिन सब उसकी डांस को देखते हैं। यहीं यूजीन जब वेडनेसडे से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि वो तो डांस करने चली गई है, तो वो अकेले ही जंगल की तरफ चला जाता है। तभी एक ट्रक को आते हुए देखते हैं और वो ट्रक सीधे रेवन पार्टी के पास पहुंचता है, जिसमें से लोकस के वो दोनों दोस्त निकलते हैं। वो उस ट्रक में रेड कलर का पेंट भर के लाए थे और वो सीधे उसे फायर हाइडेंट पाइप के साथ जोड़ देते हैं और उसे चालू कर देते हैं। तो सारे फायर होज से रेड कलर का पेंट गिरने लगता है। तो सारे स्टूडेंट्स को लगता है कहीं खून तो नहीं गिरने लगा और डर के वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही रेड कलर का वो पानी या पेंट जो भी था वो वेडनेसडे के चेहरे पे गिरता है, उसे एक विजन आता है। अब यहाँ पे ये भी पता चलने लगा है कि अब उसे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है, उसे विजन अपने आप आने लगे हैं। वो देखती है कि यूजीन पे हमला होने वाला है। वो जंगल की तरफ भागती है। इधर यूजीन उस गुफा के पास पहुंच जाता है जहाँ पे एक आदमी पहले से मौजूद था और उसने गुफा के अंदर विस्फोट कर दिया था ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। वो आदमी भी यूजीन को देख लेता है। यूजीन वहां से डर के भाग रहा था, तभी उसके पीछे वो हाइड क्रिएचर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जब तक वेडनेसडे यूजीन के पास पहुंचती तब तक वो यूजीन को घायल कर देता है, लेकिन मार नहीं पाता। इधर एनिड को पता चल जाता है कि ये पेंट वाला कारनामा लोकस के दोस्तों द्वारा किया गया है। जब वो लोकस से इस बारे में बात करने जाती है तो उसके दोस्त इसको बहुत चिढ़ाते हैं, जिससे ये गुस्सा हो जाती है और लोकस को भला बुरा कह देती है। तभी अजेक्स वहां आता है और बीच बचाव करता है और एनिड अजेक्स से माफी मांगती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पे जब वेडनेसडे यूजीन को अपने हाथों में ली हुई थी तभी थॉर्नहिल वहां पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि ये जिंदा तो है। अब वेडनेसडे को लगता है कि इसे कैसे पता कि यूजीन यहाँ पे था और ये यहाँ पे कैसे आई, और शक भरी निगाहों से थॉर्नहिल की तरफ देखती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।